Good afternoon, all. Okay, welcoming all. Today's we will take two topics: preterm labor and all puerperial complications. So today is the last day of the course. If you have a query, any doubts, please write it down in the group. So many doubts are there. Then there I will be taking lecture on Monday, or otherwise you can WhatsApp me and can solve your queries also. Okay. So, our first topic is preterm labor. What is preterm labor? Preterm labor is defined as when the labor start before completed 36 weeks. पूरे प्योर टर्म बेबी किसको बोल रहे थे हम लोग? When डिलीवरी मोर देन और इक्वल टू 37 वीक्स के ऊपर है, दैट इज कॉल्ड टर्म डिलीवरी. बट व्हेन labor start before completed 36 weeks, counting from the first day of the last menstrual period, is called preterm labor. किसमें होगा? Reason is in 50% is it is unknown. But certain high risk factors we have to rule out those who are at a risk of developing preterm labor. किसमें preterm labor होने की possibilities ज़्यादा है? Past history of induced or spontaneous abortion, past history of preterm deliveries, those who are conceived with ART, IVF techniques, asymptomatic bacteriuria. मैंने बोला था कि प्रेगनेंसी में इट इज़ वेरी कॉमन एंड मोस्ट कॉमन कॉज फॉर प्रीटर्म लेबर. व्हाट इज दैट? एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया. पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, बट आप यूरिन रूटीन माइक्रो कराते हो तो उसमें बैक्टीरिया नहीं दिखता है. तो प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट को यूरिनरी कंप्लेंट्स है और बैक्टीरिया नहीं ला रहा है तो भी हमें एंटीबायोटिक्स दे के उसको सॉल्व करना पड़ेगा. अदरवाइज इट मे टर्न इनटू द प्रीटर्म लेबर. रिकरेंट यूटीआई, जिसको बारी बारी रिपीट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है. पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, मैटरनल स्ट्रेस, एंजाइटी इन प्रेजेंट stress and anxiety. So these all are at a risk of developing preterm labor. प्रेजेंट प्रेगनेंसी में पेशेंट को PIH है, एब्रप्ट शो हुआ है, पोलीहाइड्रोएमनियोज है, सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट है. मैंने बोला था कि 14 जिसमें डाउट होगा उसमें वी विल मेजर द सर्वाइकल लेंथ. 14-16 वीक्स पे हम सर्वाइकल लेंथ मेजर करते हैं विथ द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड. इट शुड बी सर्वाइकल लेंथ शुड बी मोर देन 3.5 सेंटीमीटर. अगर उससे कम है तो एन वायरिंग हम करते हैं, वो मैंने पीछे लिया है. सो शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ, इंटरनल ऑस इनकम्पिटेंस, माल फॉर्मेशन यूट्रस, सेप्टेड यूट्रस है, बाइकॉर्नोइट यूट्रस है, वजाइनल इन्फेक्शन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, IUD हुआ है, और एक्यूट फीवर पेशेंट को आया, डायरिया, हार्ट डिसीज, दिस ऑल फैक्टर्स कैन लीड्स टू द प्रीटर्म लेबर. ये सारी चीज़ों की वजह से प्रीटर्म लेबर हो सकता है. डायग्नोस कैसे करोगे? तो प्रीटर्म लेबर के जो कॉन्ट्रैक्शन है, दैट मीन्स के लेबर कॉन्ट्रैक्शन जो हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस में सीखा था वो था ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन. वो नॉर्मली होता है बट पेशेंट इज नॉट कॉन्शियस रिगार्डिंग इट. बट हियर these are regular uterine contraction associated with cervical dilatation and effacement. Do you know the difference between dilatation and the effacement? आपने कई बार देखा होगा तो वो लोग लिखते हैं कि डायलेटेशन एंड इफेसमेंट. You know what is dilatation and what is effacement?
हाँ हाँ, दैट इज या तो अगर सर्वाइकल डायलेटेशन, डायलेटेशन मीन्स पीवी करके हम देखेंगे, सर्वाइकल ओपनिंग देखेंगे। अगर सपोज ये सर्विक्स है तो ओपन हुआ होगा, 1 फिंगर डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, 2 फिंगर डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, उसको डायलेटेशन बोलते हैं। इफेसमेंट किसे बोलते हैं? पेपरी थिनिंग ऑफ सर्विक्स, जो सर्विक्स की थिकनेस होती है वो कम होती जाती है, उसको इफेसमेंट बोलते हैं। तो जब लेबर स्टार्ट होता है तो डायलेटेशन होता है और उसके साथ इफेसमेंट भी होता है, उसको इफेसमेंट बोलते हैं। तो इफेसमेंट इज काउंट एज इन अ परसेंटेज, लाइक 10% इफेसमेंट, 20% इफेसमेंट, 30% इफेसमेंट। तो प्राइमी पेशेंट जो होता है उसमें पहले इफेसमेंट होता है, फिर डायलेटेशन होना शुरू होता है। तो प्रीटर्म लेबर किसे बोलेंगे? जिसमें सर्वाइकल डायलेटेशन मोर देन 2 सेंटीमीटर along with effacement of the cervix. Cervical length become less than 2.5 centimeter with funneling of the cervix. What is funneling? पूरा cervix है वो बल्ज होके वजाइना में आप देखोगे तो आपको फील होगा. So it is called funneling of the cervix. Like this is cervix. पर अंदर का जो मेम्ब्रेन है बेबी का वो यहाँ पे ऐसा फनेलिंग करेगा और बेबी उसमें ऐसे बेबी होगा. तो जो मेम्ब्रेन सर्विक्स थ्रू बल्जिंग करता है उसको बोलते हैं फनेलिंग ऑफ द सर्विक्स. पेशेंट फील पेल्विक प्रेशर, बैकएक associated with vaginal discharge or bleeding. So this is the diagnosis of preterm labor. Regular uterine contraction, cervical dilatation more than 2 centimeter with effacement, cervical length less than 2.5 centimeter, patient have pelvic pressure, backache, vaginal discharge and bleeding. मैनेजमेंट कैसे मैनेज करोगे? आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स. पहले तो मैंने बोला कि पहले रूल्ड आउट करो कि कौन कौन दोज हु आर हाई रिस्क फॉर प्रीटर्म, जिसको पहले मिस अबॉर्शन हुआ है, जिसकी प्रीटर्म डिलीवरी की हिस्ट्री है, जो स्ट्रेस में है, एडवांस स्टेज पे हुआ है, आईवीएफ से प्रेगनेंसी रुका है, जिसको बारी बारी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जिसको प्लेजेंटा प्रिविया है, जिसको पीआईएच है, जिसको एनीमिया है, जिसकी सर्वाइकल लेंथ आपने मेजर की है वो कम है. तो ऐसे सारे केसेस को पहले तो आप रूल्ड आउट करो. तो आपके माइंड में होना चाहिए कि दिस पेशेंट में गोन इनटू द प्रीटर्म लेबर. फिर रूटीन चेकअप फॉर सीबीसी, आरबीएस, यूरिन रूटीन माइक्रो कराओ. जो भी ये रिस्क फैक्टर है इन सब में ये कराओ. एसोसिएटेड विथ ऑलवेज मेजर द सर्वाइकल लेंथ एट 16 वीक्स. अगर डाउट लगता है then go for prophylactic cervical anchorage encirclage, that is called os tightening or end wiring. ये सर्विक्स है, ऐसा पूरा फैला हुआ है. तो मुझे जब भी सर्वाइकल लेंथ कम लगती है वी विल डू द सुचरिंग, ऐसे पर स्ट्रिंग जैसे बटवा होता है ना, ऐसे सर्विक्स के आजू बाजू ऐसे स्टिच ले लेते हैं, उसको बोलते हैं ऑस टाइटनिंग और एन वायरिंग और सर्वाइकल एन सर्कलेज. तो पहले तो रिस्क फैक्टर को रूल्ड आउट करो, फिर विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशंस देखो कि विच पीपल आर एट अ हाई रिस्क फॉर प्रीटर्म. आपने बहुत सारा मीन्स उसको फिर ट्रीट दो. अगर प्रीटर्म स्टार्ट हो गया है
तो आप क्या करोगे? पहले तो बेड रेस्ट में भी लेफ्ट लेटरल पोजीशन विथ हेड लो डाउन, यानी क्या, पेशेंट को बोलने का डाबे लेफ्ट साइड घुमा के सोने का, एंड पुट ब्लॉक्स एट अ लेग साइड, so her leg will be elevated and head in low down position, so it's a head low position. प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स, अगर इन्फेक्शन जैसा लगता है वजाइना में, यूटीआई में, तो गिव द प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स. मेंटेन हाइड्रेशन, ओरल या आईवी. फिर मैंने जैसा बोला प्रोफाइलेक्टिक सर्वाइकल एनसर्कलेज इन दोज हु आर हाई रिस्क एट 16 वीक्स. जिसमें हमें रिस्क लगता है या जिसमें ऐसा लगता है कि दिस पेशेंट विल गो इनटू द प्री टर्म, स्टार्ट द प्रोफाइलेक्टिक टोकोलाइटिक एजेंट. It can be given for short term or for long term up to 37 weeks. Safest tocolytic is Isoxsupreme. Isoxsupreme की 10 मिलीग्राम की, 20 मिलीग्राम एंड 40 मिलीग्राम, 3 स्ट्रेंथ में टैबलेट्स आर अवेलेबल. You can give according to the severity. 1 BD, 1 TDS depends. Maximum we will give 40 milligram per day. अगर इमीडिएट, अगर पेशेंट को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, देन यू कैन गिव द इंजेक्टेबल आइसोक्सुप्रीन IM और IV ड्रिप. बट कीप इन माइंड, पेशेंट को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर वो आइसोक्सुप्रीन टैबलेट लेता है तो ऑलवेज टेक आफ्टर मील, खाना खाने के बाद ही लेने की, और इससे मैटरनल टेकिकार्डिया, पल्स रेट शॉर्ट टर्म यानी यू कैन गिव फॉर 1 to 3 days. अगर आपको पेशेंट को लेबर प्रीटर्म जैसा लगा तो शॉर्ट टर्म यानी 3 days के लिए दे सकते हो, और लॉन्ग टर्म अप टू 37 वीक भी दे सकते हो. सो उसका कोई ऐसा डोज नहीं है कि इतने दिन देने का. अगर आपको लगता है कि बहुत माइल्ड है तो ओनली गिव फॉर 1 to 3 days, और अगर लगता है कि नहीं इसको प्रीटर्म होगा तो यू कैन गिव फॉर 37 वीक्स. बट उसकी एक ही साइड इफेक्ट है, मैटरनल टेकिकार्डिया एंड पाल्पिटेशन. सो आइसोक्सुप्रीम जो लोग लेते हैं उसके हार्ट बीट्स कभी कभी बढ़ जाते हैं और रात को नींद में से खड़े हो जाते हैं. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए खाना खाने के बाद विथ ग्लूकोज ही लेने की. सो दिस इज मेन ड्रग इन फॉर द प्रीटर्म इज आइसोक्सुप्रीम. You can prescribe Isoxsupreme will cause the uterine muscle relaxation, but keep in mind it will work only when यूट्रस के जो मसल है वो एक्टिवेट हुए होंगे. तो दे विल एक्टिवेटेड एट 16 वीक. तो 16 वीक के बाद ही आइसोक्सुप्रीम देने का, उसके पहले आइसोक्सुप्रीम का कोई रोल नहीं है. तो इसीलिए हम पहले 3rd ट्राइमेस्टर तक या अप टू 16 वीक्स हम लोग प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट देते हैं. देन प्रोजेस्टेरॉन से आइसोक्सुप्रीम टोकोलाइटिक एजेंट पे स्विच ओवर करते हैं. दे बोथ हैव एक्शन फॉर यूट्राइन मसल रिलैक्सेशन. पर पहले ट्राइमेस्टर में वी विल गिव प्रोजेस्टेरॉन एंड फ्रॉम 16 वीक्स ऑनवर्ड्स वी विल गिव द आइसोक्सुप्रीम. ऐसा ही एक टैबलेट रिटोड्रिन आती है, रिटोलान आता है, इंजेक्शन रिटोलान और टैबलेट रिटोलान. इट इज क्वाइट मोर इफेक्टिव और मोर पोटेंशियल यूट्राइन रिलैक्सेंट ओवर आइसोक्सुप्रीम. बट अगेन more side effects like maternal tachycardia and palpitation. So पहले always try with Isoxsupreme. उससे कंट्रोल नहीं होता है देन यू कैन स्विच ओवर टू रिटोलान.
Third is nifedipine. Nicardia is also act as a uterine relaxant. But IUGR are very common. Intrauterine growth retardation. So it is a third line drug. First always use the isoxsupreme. Second is Ritolan. Then Nicardia is also used as a tocolytic agent. It causes sudden hypotension. So we have to take a safety. Now here, what is short term therapy? कई बार प्रीटर्म पेन स्टार्ट हो जाता है और उसको रोकने मीन्स हमें नहीं लगता है कि हम उसको रोक पाएंगे, डिलीवरी हो जाने वाली है ऐसा पता है, तो हम दिस यूट्राइन रिलैक्सेंट ऐसे देंगे कि एटलीस्ट दे कैन एक्सटेंड द डिलीवरी फॉर 48 आवर्स. वाई? बिकॉज जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं उनके लंग इमैच्योर होते हैं. सो मोस्ट कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू न्यूबॉर्न डाइड इज ARDS और द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और द न्यूमोनिया. तो अगर उस पेशेंट के बेबी की लंग मैच्योरिटी बढ़ानी है तो स्टीरॉयड, कॉर्टिकोस्टीरॉयड अगर मदर को दे दिया तो उसका लंग मैच्योर हो जाएगा और चांसेस ऑफ ARDS आर लेस. बट इट ओनली इफेक्टिव आफ्टर 48 आवर्स ऑफ फर्स्ट डोज. तो कई बार ऐसा प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हुआ होता है, फिर भी हम आइसोक्सोप्रिम या रिटोलान की ड्रिप चला के 48 आवर्स तक वो खींच पाए ऐसा ट्राई करते हैं. वहाँ तक डेक्सोना की इफेक्ट आ गई होती है. So this is the role, because glucocorticoid useful when pregnancy is less than 34 weeks. 34 weeks से कम है और लेबर पेन स्टार्ट हुआ है और हमें लगता है मोर देन 2 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो चुका है, इफेसमेंट हो चुका है, हमें लगता है कि ये इसको डिलीवरी हो जाएगी EPV करके, तो फिर हम उसको ऐसा ट्राई करेंगे कि 48 आवर्स तक डिलीवरी नहीं हो. उस टाइम में उसे कवर अप में स्टीरॉइड्स देंगे. Beneficial when delivery is after 48 hours of first dose and its effect lasts for 18 days. 18 days तक उसकी इफेक्ट रहती है. फिर अगेन हुआ तो अगेन यू हैव टू गिव बेटनासोल, that is the beta-methasone और बेटनासोल इंजेक्शन 12 मिलीग्राम IM 24 आवर्स अपार्ट. बेटनासोल के 3 मिलीग्राम वाले 3 मिलीग्राम का एक इंजेक्शन आता है. तो ऐसे 4 इंजेक्शन आज और 4 इंजेक्शन कल, ऐसा हम बोलते हैं. बेटनासोल 3 इंजेक्शन आज, 4 इंजेक्शन आज, 4 इंजेक्शन कल. और बेटनासोल और डेक्सोना के 4 डोज लगते हैं, सुबह शाम सुबह शाम. तो स्टीरॉयड उसके लिए देते हैं तब तक आइसोक्सोप्राइम की इफेक्ट आए, स्टीरॉयड को एक्ट करने में मदद करे, फिर डिलीवरी हो तो बेबी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ARDS और न्यूमोनिया की. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीटर्म लेबर. हियर मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज आइसोक्सोप्रिम कैसे देना है, कब देना है, क्या ध्यान रखने का. सेकंड इज रिटोलान, रिटोड्रिन. थर्ड इज निकार्डिया. बोलिए. हाँ बोले. हम्म 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 वही ना बोलती हूँ ना कि लंग मैच्योर 34 वीक से कम होगा ना तो लंग मैच्योर नहीं होगा उसका. तो फिर हम डॉपलर, हाँ डॉपलर कर, मैं उसी में डॉपलर वर्क करेगा. डॉपलर में मैंने बोला ना कि बेबी का डिटोरिएट होने में
डक्टस विनोसस लास्ट डिटोरियोरेट होगा। तो अगर उसका डक्टस विनोसस अभी तक डिटोरियोरेट नहीं है, दैट मीन्स दैट बेबी इज सेफ, यू कैन वेट फॉर दैट। अगर वो उसमें ऐसा आया कि डक्टस विनोसस में रिवर्सल फ्लो आ गया, दैट मीन्स यू शुड हैव इमीडिएट डिलीवरी। तो उसमें हमें कुछ भी वेट किए बिना सिजेरियन करके हम डिलीवरी करा देते हैं। और बाद में जो पीडियाट्रिशियन है वो फिर हमने अभी स्टेरॉइड नहीं दिया तो बाद में वो लोग बेबी को सर्फेक्टेंट थेरेपी देते हैं फॉर लंग मैच्योरिटी, पर वो बहुत महंगा आता है और बेबी को लेना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि हम 48 आवर्स तक राहत देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। अगर मैंने जैसा बोला एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डॉपलर स्टडी। अगर अभी तक डक्टस विनो से सिर्फ अम्बिलिकल और एमसीए में ही प्रॉब्लम आया है तो 48 आवर्स तक हम वेट करेंगे। विल ट्राई टू एक्सटेंड द टाइम फॉर फर्स्ट 48 आवर्स फ्रॉम द फर्स्ट डोज, इतना टाइम खींचने का ट्राई करेंगे। पर अगर डक्टस विनोसस अफेक्टेड हो गया तो वी हैव टू इमीडिएट डिलीवर विदाउट वेटिंग टाइम फॉर स्टीरॉयड। बट डेफिनेटली पेशेंट ने स्टीरॉयड लिया हुआ है तो डेफिनेटली लंग मैच्योरिटी विल बी गुड एंड बेबी आउटकम विल बी गुड। आए समझ में? हाँ बोलिए। डेक्सोना जिसको आपको लगता है कि उसको प्रीटर्म डिलीवरी की हाई रिस्क है तो आइडियली हमें जैसे हाई रिस्क पेशेंट होते हैं हम लोग 28 वीक पे एक दे देते हैं, फिर 28 वीक पे देने का और फिर ऐसा लगता है तो 32 वीक पे रिपीट करने का। तो एटलीस्ट आपने एक आध डोज भी पेशेंट को स्टीरॉयड का दिया हुआ है तो बेबी की लंग मैच्योरिटी अच्छी होती है कंपेयर टू दोज हु हैड नॉट टेकन। सो जो हाई रिस्क पेशेंट है उसमें आइडियली 28 वीक पे डेक्सोना या बेटनेसोल बीटामिथासोन दे देते हैं। सपोज मैं आईवीएफ करती हूँ तो मेरे सभी आईवीएफ पेशेंट को हम लोग स्टीरॉयड के इंजेक्शन 28 वीक पे दे देते हैं। सपोज अभी एक पेशेंट ये संडे को ही मेरा डिलीवर हुआ, आईवीएफ कंसीव्ड था, मेरे वहाँ पे ही आईवीएफ किया था। तो उसको ट्रिपलेट्स ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी थी। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि उसको 3 नहीं चाहिए थे, ट्रिपलेट्स नहीं चाहिए थे। तो उसने फिटल रिडक्शन कराया वो फिटल मेडिसिन एक्सपर्ट के पास। रेगुलर मेरे कई पेशेंट कराते हैं बट आई डोंट नो ड्यू टू दिस कोरोना और एनी वायरल इन द मोर प्रीटर्म्स आर वेरी फाउंड ड्यूरिंग दिस डेज, तो और इन्फेक्शन चांसेस आर वेरी हायर। सो उसने फिटल रिडक्शन कराया पेशेंट ने, तो उसके ट्विंस थे। फिर वो करा के आ गया, फिर उसके 15 दिन बाद उसको एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हुआ। तो देन आई हैड चेक्ड बट देर इज नो सर्वाइकल डायलिटेशन। फिर रात का उसका फ़ोन आया कि उसको एक फिटस उसे पास हुआ, फिटस यानी बहुत स्मॉल थोड़ा सा, तो जो उसने रिडक्शन कराया था वो पास हो गया उसको और ब्लीडिंग थोड़ा हुआ। फिर हमने एडमिट करके उसको ट्रिडिलन ड्रिप दिया, स्टीरॉयड दिया, एवरीथिंग वी हैड गिवन। सेकंड डे मॉर्निंग को उसको एकदम गश ऑफ ब्लड स्टार्ट हो गया, देखा तो फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। 28 वीक का ही बच्चे थे, ट्विंस थे। वी हैड ट्राइड मैक्सिमम बट अगर अभी मैं डिलीवर नहीं कराती तो दे विल एक्सपायर्ड। सो अभी हमने उसकी डिलीवरी सीएस कराया और अभी भेजा है 700 ग्राम और एक 700 ग्राम और एक 650 ग्राम, ऐसे एक मेल फीमेल चाइल्ड डिलीवर हुए हैं, सीएस से कराया। अभी एनआईसीयू में उनको रखा है, देखते हैं। 50% चांसेस ऑफ विनिंग आर देयर, पीडियाट्रिशियन ने ऐसा बोला है। बट सिंस 10 years आई एम डूइंग आईवीएफ प्रैक्टिस और बहुत सारे फिटल रिडक्शन करा रहे हैं। बट आफ्टर दिस कोरोना आई डोंट नो ड्यू टू दिस और
वॉट एवर थिंग्स, मेरे 2 पेशेंट को कोरियोएमनियोनाइटिस हुआ. व्हाट इज कोरियोएमनियोनाइटिस? जो बेबी के आजू बाजू का आवरण है कोरियोन और एमनियोन, उसमें ड्यू टू दिस फिटल रिडक्शन इन्फेक्शन लगा और ये प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हुआ. और एक दूसरे पेशेंट को तो 20 वीक्स पे ही उसका अबॉर्ट हो गया. दोनों बच्चे एकदम से बस फुल डायलिटेशन आया और अबॉर्ट हो गए. तो आई डोंट नो, मैंने पहली बार देखा 10 साल में कि फिटल रिडक्शन के बाद इतना जल्दी फट से कोरियोएमनियोनाइटिस होके दोनों बेबी उसके एक्सपायर्ड कर गए. तो ऐसा भी होता है. सो इट्स लाइक कभी बार ऐसा होता है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है कुछ सोचने का या करने का. पेशेंट फुल डायलिटेशन पे आएगा तो आप क्या करोगे? एंड बोथ आर कंसीव्ड विथ ART ट्रीटमेंट, IVF किया था. Okay? Anyone have doubt? वन सेकेंड. हाँ बोलिए. पहले डॉक्टर रेनू बोलते हैं, फिर कौन बोला मुझे नहीं पता है, फिर वन बाय वन कैन आस्क द क्वेश्चन. हाँ बोलिए. हाँ बोलिए. हाँ बोलिए. हम्म. जो डोज तो एक आप जो देते हैं डेक्सोना 6 मिलीग्राम IM 12 आवर्सली 4 डोज. अगर डेक्सोना देते हो तो 4 डोज और बेटनेसोल देते हो तो 2 डोज जो भी अवेलेबल है. कई बार बेटनेसोल आई एम प्रीफरिंग, बट कई बार इंजेक्शन नहीं अवेलेबल होता है तो डेक्सोना देते हैं. पर अगर डेक्सोना लेगा तो उसके 4 डोज लगेंगे, बेटनेसोल के 2 डोज लगेंगे. आज 3 इंजेक्शन लेने के और कल लेने के. 4 मिलीग्राम का एक वायल. हाँ क्या? हाँ सेम. बिकॉज आपने ये पूरा डोज दिया ना तो उसकी इफेक्ट 18 दिन ही रहेगी. तो पूरा रिपीट तो पूरा करना पड़ेगा जब भी करो तब. बिकॉज इसकी इफेक्ट, हाँ इसकी इफेक्ट तो 18 डेज तक ही रहती है. और 34 वीक के बिलो है तो ही देने का. 34 वीक पे लंग मैच्योरिटी आ जाती है. सो आपको जब भी वायबल लगता है तो मोस्टली 26 वीक्स के बाद फिटस वायबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो 26 to 34 आवर्स के बीच में अगर होता है तो बेटर टू गिव द स्टीरॉयड टू एवरी हाई रिस्क पेशेंट. ठीक है. बोलिए डॉक्टर अंकिता. हम्म. हम्म. Now obviously, because what happens na, it's a simple, it's a flu, it's a viral etiology. So whenever there is a immunocompromised condition, they are high risk. Pregnancy, children below 12 years, aged more than 60 years, HIV patient, those who are on long term antibiotics, these all are immunocompromised condition. तो जो भी pregnancy itself is a immunocompromised condition. So obviously they are at a high risk for getting the infection rather than a normal people. So ये हाँ. बोलिए बोलिए. हम्म. नहीं अभी तो देखिए कि कोविड तो ऐसा है कि इट्स अ फ्लू सिम्टम्स. ठीक है ना. तो सपोज आपको टेम्परेचर देखना पड़ेगा. अगर पेशेंट का अभी इस सिचुएशन में, तो सपोज यहाँ पे मेरी हॉस्पिटल की बात करूँ तो मेरी हॉस्पिटल में तो हम लोग ने थर्मल गन रखी हुई है. एक लड़की है वो तो एंट्रेंस पे ही बैठती है. वी मेजर द टेम्परेचर विथ थर्मल गन. जिसका भी टेम्परेचर 100 से ज़्यादा है उसको मेरी हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है. पहली बात है. बिकॉज अगर हाई इस सिचुएशन में तो वी डोंट नो, बिकॉज वी हैव टू लुक फॉर सेफ्टी ऑफ अवर सेल्फ, अवर स्टाफ एंड एवरीथिंग. सो ऐसे पेशेंट को हम लोग बोलते हैं
कि आप या तो थोड़े दिन बाद आओ, इमरजेंसी नहीं है, और अगर इमरजेंसी है तो गेट इट द कोविड रिपोर्ट। और अभी 2 दिन पहले तो गवर्नमेंट में ने डिक्लेरेशन किया कि रूटीन सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट में भी 2500 में कोरोना का रिपोर्ट हो जाता है। उन्होंने भाव भी फिक्स रेट कर दिया, 2500 रुपये में कोरोना हो जाएगा, कोरोना का रिपोर्ट। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स है तो ओके, आप जनरल प्रैक्टिशनर हो, आपको देखना पड़ेगा ऐसे पेशेंट। मैं तो मेरी बात करूँ, बिकॉज आई एम जस्ट पेशेंट, हम तो ओनली आई एम डूइंग ओनली आईवीएफ प्रैक्टिस। इवन ऑब्स्टेटिक में भी हाई रिस्क के मेरे वहाँ पे डिलीवरी में आई एम नॉट डूइंग एनी नॉर्मल डिलीवरीज, ओनली हाई रिस्क पेशेंट और आईवीएफ ही हम लोग तो लेते हैं। तो पर उसमें भी हमने स्ट्रिक रखा है कि जिसका टेम्परेचर 100 से थर्मल गन से पहले चेक करेंगे, जिसका 100 से ज़्यादा है दे विल नॉट अलाउ इन माई प्रीमाइसिस। ऐसा नहीं है कि उनके साथ खराब, पर अगर एक भी पेशेंट आ गया तो पूरा स्टाफ और सब लोग अफेक्टेड होंगे। तो बेटर केयर के लिए कोरोना रिपोर्ट तो करा के ही, इमरजेंसी है तो कोरोना कराएंगे, नहीं है तो पेशेंट को बोलेंगे दिस टेक द सिंपल पैरासीटामोल, विटामिन सी, मल्टीविटामिन देके 1 वीक के बाद अगेन आप आओ। बट दैट्स आई एम आस्किंग कि 2 पेशेंट मेरे कोरियोअम्नियोनाइटिस में प्रीटर्म लेबर होके ऐसा दोनों का, एक का तो 20 वीक्स पे अबॉर्शन ही हो गया, दोनों जिंदा ही बचे नहीं, और एक का तो मैंने बोला सिजेरियन किया। दोनों बच्चे एनआईसीयू में है, पता नहीं, वो भी पीडियाट्रिशियन बोल रहा है कि वी डोंट नो सर्वाइव होगा कि नहीं। तो हमें नहीं पता है, बिकॉज इट्स अ वायरल इटियोलॉजी एंड दे आर वेरी एट अ हाई रिस्क। तो उसकी वजह से हुआ है या ऐसे ही इट्स अ कोइंसिडेंस, बट ऐसा होता है। तो बेटर टू टेक केयर के प्रीटर्म है, सपोज ये दोनों पेशेंट को आइसोक सुप्रीम तो शुरू ही थी, बिकॉज जिसका आईवीएफ होता है तो दे आर ऑल प्रेशियस प्रेगनेंसी, तो उसको तो हम 16 वीक्स पे ही हम लोग आइसोक सुप्रीम स्टार्ट कर देते हैं। सपोज मेरे वहाँ पे तो पक्का है कि जिसका पहले अबॉर्शन हुआ है, जिसका एडवांस स्टेज बहुत लंबे समय के बाद प्रेगनेंसी रुकी है, जिसकी प्रेगनेंसी आईवीएफ के बाद रुकी है, जिसको रिकरेंट वजाइनल इन्फेक्शन, पेशेंट इचिंग करता रहता है, ऐसे जो भी पेशेंट है दे ऑल आर पुट विथ आइसोक सुप्रीम 40 मिलीग्राम आफ्टर मील फ्रॉम 16 वीक्स ऑनवर्ड्स। सिर्फ पेशेंट को इतना बोलने का कि ये टैबलेट आप खाने के बाद लो, वरना आपकी धड़कनें बढ़ जाएगी। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ वेरी सेफ मेडिसिन। सिर्फ एक आध पेशेंट में कई बार रात को आता है, तो एकदम ऐसा आपने अगर किसी को दिया और आपके पास एकदम आया पेशेंट, तो सिंपल D5 ग्लूकोज का सलाइन ड्रिप चढ़ा देने की पेशेंट को आराम हो जाएगा। और फिर भी पल्पिटेशन नहीं बैठता है तो फिर हम इंदिराल दे देते हैं। ओके, तो जिसमें भी डाउट लगता है, इन ऑल दैट केसेस यू शुड स्टार्ट आइसोक सुप्रीम 40 मिलीग्राम दोपहर को 1, या स्टार्ट विथ 10 मिलीग्राम। अगर डर लगता है तो स्टार्ट विथ 10 मिलीग्राम 1 BD, देन ग्रेजुअल इंक्रीज द डोज। ओके ओके, दूसरे प्रीटर्म में किसी को डाउट, या देन वी विल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्यूरपेरियम। ओके, डाउट है किसी को, या प्यूरपेरियम स्टार्ट करूं? ओके, तो एक काम करते हैं, अभी मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे आ ही रहा है कि 2-3 मिनट में लेक्चर ख़त्म होगा। तो हाँ, हम ऐसे ही मैं मीटिंग क्लोज कर देती हूँ और फिर नया रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ, तो 2 अलग अलग लेक्चर हो जाएंगे। तो मैं मीटिंग एंड करती हूँ, आप लोग अगेन ज्वाइन करना, देन अगेन आई विल टेक द प्यूरपेरियम। ओके।